तो चलिए, जो मैंने भी गॉस लॉ पढ़ाया उससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है आपके एनसीईआरटी बुक में, मैं उसको करवाता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले मैं ना एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब मैं आपको गॉस थ्योरम या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे एक बार बार मैं चीज़ बोल रहा हूँ कि एक सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती है, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो आप अगर करके देखोगे कि एक आपने क्यूब का बॉक्स लिया, उसके अंदर एक चार्ज रखा, तो आपको दिखेगा नहीं कि एक फील्ड लाइंस पास कर रही है सरफेस से। या आपने क्या किया, एक प्लेट लिया, प्लेट के इधर एक चार्ज रखा, तो आपको दिखेगा नहीं कि देखिए यहाँ से एक फील्ड लाइन से पास कर रहा है सरफेस से, नहीं दिखेगा, क्योंकि फील्ड लाइंस ऐसा कुछ चीज़ ही नहीं होती है। शुरू में जब मैं बता रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहाँ मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि फील्ड लाइंस क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइंस होती है। हम अपने दिमाग में कल्पना करते हैं, अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं कि एक चार्ज यहाँ पे है, उसका चारों तरफ फील्ड है, तो वो क्या करेगा, दूसरे चार्ज को अपने ओर खींचेगा या फिर दूर करेगा। तो जिस पाथ में खींचेगा उस पाथ को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपको समझाने के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूज़ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के भाषा को। क्योंकि अगर ये चार्ज है, ये अपने चारों तरफ फील्ड बना रहा है, तो यहाँ पे चार्ज रखा है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको अपने खींचेगा। तो इसको खींचेगा तो ये चार्ज कैसे जाएगा, तो ये चार्ज ऐसे करके जाएगा इसकी तरफ। तो जिस रास्ते में जा रही है उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, फील्ड लाइंस बोल रहा हूँ। आपको फील्ड लाइंस कहीं नहीं दिखेगा, अगर आप सच में करके देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा फील्ड लाइंस। तो बस मैं आपको समझाने के लिए फील्ड लाइंस का भाषा का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस होती है जो सिर्फ कल्पना की हुई होती है। आपको कोई फील्ड लाइंस दिखने वाला नहीं है आपको इन्वायरमेंट में या फिर प्राकृतिक में कई फील्ड लाइंस। अगर यहाँ पे अगर चार्ज है ना, आप खुद देखिए ना, जब आप अपने पेन को बाल पे रगड़ते हैं, तेल लगाया हुआ जो बाल होता है उसमें रगड़ते हैं, तो क्या उसमें चार्ज तो आता है। चार्ज आने के बाद जब आप उसको अपने धूल कॉन्सेंस के नज़दीक ले जाते हैं तो उसको खींच लेता है। पर क्या आपको कहीं फील्ड लाइंस दिखा था जब उस पर चार्ज आया था? नहीं दिखा था। हाँ, प्रभाव जरूर दिखता है, फील्ड लाइंस नहीं दिखता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि फील्ड लाइंस कुछ होती नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी एक लाइंस है। बस मैं आपको समझाने के लिए और पूरी दुनिया समझाने के लिए आपको फील्ड लाइंस का एक वर्ड जो है वो यूज़ करती है बार बार समझाने के लिए, बस। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। फील्ड लाइंस सिर्फ फील्ड होती है, चारों तरफ फील्ड होती है, उसका प्रभाव दिखता है लेकिन होती नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने प्रॉब्लम में। तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर है 1.11, एग्जाम्पल नंबर 1.11 है, और ये आपकी पेज नंबर 35 में है। एनसीईआरटी बुक है ये, इस टाइप का एनसीईआरटी बुक होता है उसमें है, ठीक है। आई होप कि आप सबके पास होगा, ये बुक होना भी चाहिए, ज़रूरी है। तो इसका एक प्रॉब्लम है, उसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब इसको ना देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना, अगर ये बीएससी में होता है ना, अगर इसको बीएससी में सॉल्व करना है, अगर जो आप करेंगे आगे जाके बीएससी में जब पढ़ोगे तो आप करोगे, तो इसको एक फार्मूला से सॉल्व किया जाता है। इसमें देखिए मैं एक क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, क्या है वो देखिए। देखिए मैं क्वेश्चन लिख के टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, बोर्ड छोटा है, जगह मुझे ज़्यादा चाहिए, मेरे पास डिजिटल बोर्ड का अभी फैसिलिटी नहीं है, बाद में हो जाएगी आप लोग की दुआ से। अगर आपकी अब लोग को दुआ रहा तो हो जाएगा बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड पर, अभी तो नहीं है, फिलहाल मैं काम चलाऊँगा इसी से। तो क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं स्लाइड में यहाँ क्वेश्चन डाल दूंगा, नीचे क्वेश्चन डाल देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर 1.27, एक फिगर दिया हुआ है, और वो फिगर देखिए क्या दिया हुआ है। ये हमारा क्या है, फिगर है, ये एक्स है, एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है हमारा जेड एक्स। मैं एक काम करता हूँ, पहले फिगर ही बना लेता हूँ अच्छा से, ठीक है, उसके बाद में बताता हूँ क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने फिगर बनाने की कोशिश किया, थोड़ा उतना अच्छा से नहीं बन पाया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, पर कोई दिक्कत नहीं, आपके पास बुक है, आप देख लीजिए फिगर कैसा है। इसमें जो डेटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो एक्स का कंपोनेंट है वो इस रूप में है, अल्फ़ा x⁻½ है,
अल्फ़ा जो है ये अल्फ़ा का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, ई वाई जीरो है और ई जेड जीरो है। ई वाई जीरो ई जेड जीरो का मतलब ये है हमारा वाई कंपोनेंट ये है, जेड कंपोनेंट ये है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में क्या है, जीरो है। सिर्फ एक्स के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको पता चल गया कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अभी मैंने ऐसे ही क्वेश्चन बताया था आपको फ्लक्स निकालने के लिए, पीछे जो फ्लक्स जीरो आया था ना, इस टाइप का क्वेश्चन था। अंतर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वेरिएबल दिया है, एक्स के इस टाइप पे दिया था, और वहाँ पे मैंने ई कांस्टेंट ले लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई यूनिफॉर्म। अब देखिए ये डेटा था हमारा, ए दिया हुआ, देखिए यहाँ पे थोड़ा छोटा बना हुआ, लेकिन ये जो यहाँ से ये ओरिजिन से लेकर ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन से लेकर ये जो इधर वाला जो सरफेस है, फर्स्ट सरफेस इसको बोल सकते हैं, तो यानी लेफ्ट सरफेस है, इसका डिस्टेंस ए है, और ये जो क्यूब का जो साइड दिया है, यानी ये वाला जो एज होता है वो ए है, ठीक है। तो ये ए दिया हुआ, ठीक है, बस इतना ही डेटा दिया हुआ। यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है कि जो हमारा राइट साइड वाला जो इस साइड वाला जो इसका सरफेस है, इसका यूनिट वेक्टर एन कैप आर बोला है, और इसका बोला एन कैप एल, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड। एल और आर का मतलब होता है लेफ्ट और राइट साइड, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देख चुके होंगे, पढ़ भी चुके होंगे। तो इसका आप सोल्यूशन करना है। इसमें निकालने क्या बोल रहा है, तो निकालने बोल रहा है फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, यानी टोटल फ्लक्स निकालना है। दूसरा चार्ज इन द क्यूब, मतलब चार्ज इन द, हाँ, विद इन द क्यूब, मतलब इस बॉक्स के अंदर, इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, ठीक है, कितना चार्ज है। अब अंदर चार्ज है कि नहीं यहाँ तो दिख नहीं रहा है, लेकिन पता कैसे चलेगा, निकालने के बाद। अगर चार्ज होगा तो इससे जो निकलने वाला फ्लक्स है वो देखो, फ्लक्स निकालने पर भी डिपेंड नहीं करेगा जीरो का आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू अलग अलग है। तो अभी हम निकालेंगे तब पता चलेगा। तो कुल मिला के दो ही चीज़ निकालना है, फ्लक्स और चार्ज। तो चलिए देखते, देखिए अगर ये क्वेश्चन आपका बीएससी में होता ना, तो इसका करने का एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रो बाय एप्सिलॉन नॉट, रो बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, रो निकल जाएगा, फिर रो से हम निकाल लेंगे क्यू इनक्लोज्ड, ऐसे क्यू निकल जाएगा तो फ्लक्स भी निकल जाएगा। ये अप्रोच होता तुरंत निकल जाता, पर आप तो बीएससी में हो नहीं, आप तो 12th में हो, तो यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा होगा ये डाइवर्जेंस क्या होता है, ये फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला कहाँ से आया। तो जाने दीजिए, बस मैं आपको एक झलक दे रहा हूँ कि जब आगे आप जाओगे ना तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, आपको ऐसे ही ऐसा चीज़ मिलेगा। तो मैं भी आपको नहीं बता रहा हूँ उतना, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। अब मैं 12th में आप कैसे बनाओगे सो देखिए। तो 12th में आपको वैसे ही बनाना है जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, बस जो आप पढ़े हैं। तो पहले निकालना है फ्लक्स। तो फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, बस वही प्रोसेस, 6 सरफेस से निकालो। अब 6 सरफेस से आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी सेम तरह का प्रॉब्लम, इसीलिए मैंने सिलेंडर वाला नहीं बताया, क्योंकि सिलेंडर वाला बताता तो फिर मुझे भी पूरा समझाना पड़ता है, क्यूब वाला केस में भी पूरा, तो मैं भी पूरा नहीं समझाऊंगा। अभी जो मैंने क्यूब का केस वाला जो फॉर्मूला बताया था, उसको क्या कीजिए आप देखिए, और सेम यहाँ पे देखिए, सिर्फ अंतर किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अंतर है। वहाँ कांस्टेंट था, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, बाकी आपका सब सेम है। तो ऊपर वाला सरफेस के कारण तो 0 हो जाएगा, नीचे वाला सरफेस के कारण भी 0, इधर वाला बाहर वाला सरफेस के कारण 0, अंदर वाला सरफेस के कारण क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये बॉक्स वाला मैंने जो भी दिखाया था सो सिर्फ इसके और इसके कारण होगा, यानी फ्लक्स लेफ्ट और राइट वाला, यानी ये मान लीजिए अगर मेरे तरफ राइट हो रहा है तो आपकी तरफ पता नहीं क्या होगा, मेरे तरफ राइट ये हो रहा है और ये लेफ्ट हो रहा है, तो सिर्फ इन 2 सरफेस से निकालना है फ्लक्स। बाकी तो ये 4 के कारण क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे आपकी तरफ मेरे तरफ अंदर, 4 के कारण 0। तो ये ऊपर वाला जो हो जाएगा 0, नीचे वाला 0, अंदर वाला 0 और बाहर वाला हो गया 0, सिर्फ निकलेगा इन 2 कारण के। तो
तो हमारा 4 फ्लक्स तो हो गया 0। अब निकालना है 2 फ्लक्स के, तो चलिए निकालते हैं। अब 2 फ्लक्स क्या होगा, तो पहले इस सरफेस से निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। फ्लक्स का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मैं इसलिए यूज़ कर पा रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पता है एरिया कांस्टेंट, एरिया बदल नहीं रहा है। अगर एरिया बदलता तो मैं यहाँ पे ऐसा फ्लक्स वाला फॉर्मूला यूज़ करता है, ई डॉट डी ए, कंटिन्यूस वाला यूज़ करता है। अगर स्फेयर रहता तो स्फेयर के केस में मैं ऐसा फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाऊँगा, फिर मुझे वहाँ यूज़ करना होगा। क्योंकि स्फेयर में क्या होता है, फुटबॉल में क्या होता है, हर पॉइंट पे उसका जो एरिया वेक्टर होता है ना चेंज हो जाता है। ये हमारा स्फेयर है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है। लेकिन अगर एक ये क्यूब देखिए, ये बॉक्स देखिए, तो आप बॉक्स का यहाँ पे ले तो एरिया वेक्टर इधर, यहाँ पे ले इधर, बीच में ले इधर, यहाँ ले इधर, सब तरफ से मैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहा हूँ। मतलब कि इसकी जगह मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, इसको यूज़ कर रहा हूँ, समेशन वाला यूज़ कर रहा हूँ। समझ आ रही है ना बात, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या देखना है, थीटा देखना है और ई देखना है, ए देखना है। तो ई हमारा दिया हुआ है, ओके, ई हमारा दिया हुआ क्या, अल्फा इंटू एक्स टू द पावर हाफ, और ए दिया हुआ है हमारा, देखिए ये जो प्लेट है, ये जो सरफेस है, इसका जो एक साइड है यानी एज ए दिया हुआ है, तो क्यूब में जो फेस का एरिया क्या होता है, ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा देखिए, इसके लिए निकाल रहे हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स, एक्स कैप। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव एक्स, माइनस एक्स कैप। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, सेम क्वेश्चन आया कि नहीं आया, वही चीज़ इधर। एंगल कितना होगा, 180, 180 कॉस 180 हो जाएगा -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, बस और कुछ नहीं, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें यूज़ करना है वैल्यूज़। अब अल्फ़ा देखिए, अल्फ़ा यहाँ पे 800 वैल्यू दिया हुआ है, -800, और x का वैल्यू दिया हुआ है कितना, x का वैल्यू ये जो है x, ये तो x है ना, ये x, तो ये x है हमारा डिस्टेंस का, ये x है, तो ये कितना दिया है, a दिया हुआ है। ये देखिए ये डिस्टेंस इस सरफेस का, मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर इस सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से लेकर ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है लेफ्ट वाला, इसका जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, a, यानी a का पावर हाफ, और ये पहले से a है, a स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा निकाल गया। अच्छा इसको और सॉल्व करता हूँ, -800 और ये क्या हो गया, a और a टू द पावर हाफ, क्या हो गया, a क्या हो जाएगा, 5/2, यही होगा ना, 1/2 + 2, 2 1 + 2 to the 4, हाँ 5/2 हो गया, तो ये हो गया 5/2, ओके। इसको ख़त्म कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं इसका। तो ये हो गया हमारा फ्लक्स 1, यानी फाई किसके कारण, इस लेफ्ट वाले से, तो फाई एल। अब हम निकालेंगे फाई आर, यानी राइट वाले सरफेस के कारण, ठीक है। 4 तो 0 हो गया पहले से, तो ये हो गया फाई आर। अब देखिए उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए कॉस थीटा, फॉर्मूला वही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यही वाला फॉर्मूला आएगा, ये जो दिया हुआ है, अल्फ़ा
एक्स टू द पावर हाफ, एरिया उसका भी वही हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा कितना होगा, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है एक्स के तरफ, एक्स कैप के तरफ, और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर जो राइट दिया हुआ ये भी किधर है, एक्स कैप की तरफ। इसका मतलब कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब कि थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 0। और थीटा, अच्छा ये एन कैप जो दिया है ना वो यूनिट वेक्टर को बता रहा है, एरिया वेक्टर को बता रहा है, एरिया वेक्टर को बता रहा है ये एन कैप, ठीक है। तो एन कैप से यहाँ घबराइएगा मत, ये एन कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ये वाला, ठीक है। तो थीटा हो गया 0 और कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ हो गया 1, यानी 1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू वही होगा, यहाँ पे तो माइनस आएगा नहीं, तो 800 एक्स टू द पावर हाफ। अब x का वैल्यू क्या लेना है, अब यहीं पे क्या होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है किसी बच्चे से, कि यहाँ पे ये क्या करेंगे, x का वैल्यू ये a ले लेंगे। जिस तरह यहाँ पे a लिए वो देखेंगे नहीं, वहाँ पे फिगर भी नहीं देखेंगे, डायरेक्ट वो x का वैल्यू a ले लेंगे। लेकिन x का वैल्यू a नहीं लेना, क्योंकि हम ये वाला सरफेस से बात कर रहे हैं, और हम माप कहाँ से रहे हैं, ओरिजिन से, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से शुरू हुआ है, ओरिजिन से। ओरिजिन से क्यों शुरू हो रहा है, क्योंकि देखिए x का वैल्यू अगर 0 रखिएगा तो 0 का पावर कुछ भी जी हो जाएगा 0, और 0 × 0 यानी ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और जैसे जैसे हम x का वैल्यू यहाँ पे बढ़ाएंगे, पॉजिटिव डालेंगे, तो ये वैल्यू नॉन जीरो आएगा, मतलब कुछ वैल्यू आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सोर्स मेरा यहीं पे रखा हुआ है, सोर्स मतलब कोई चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, वो यहाँ पे रखा हुआ है, इसीलिए यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे सोर्स रखा रहता है, चार्ज रखा रहता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाता है। कैसे इनफाइनाइट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या, KQ/R²। अब R का वैल्यू 0 लिख देंगे तो समथिंग इंटू 0 हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब जहाँ पे चार्ज रखा होता है वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो मैं यहाँ पे 0 कैसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे 0 होगा, तो मुझे यहाँ पे 0 नहीं करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0 नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 होगा तो फिर यहाँ पे सोर्स ही नहीं है, क्योंकि सोर्स जहाँ पे आते हैं, जहाँ चार्ज जहाँ पे है, फिजिक्स तो भी ये कह रहा है कि जहाँ पे चार्ज है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होना चाहिए, मैथ के अनुसार वो चीज़ आ रहा है, तो यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं वो वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ से हम ओरिजिन से हम मेजर कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही ओरिजिन का एक सेटअप दिया हुआ है, तो हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ से मेजर करेंगे। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ 0 रखते हैं, एक्स का वैल्यू 0 रखते हैं, तो 0 का पावर कुछ भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 × 0 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो होने दीजिए, कोई मतलब नहीं, जिस तरह क्वेश्चन में फॉर्मूला, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है डाटा, उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे 0 है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इस वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगा, इस वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगा। तो हम डिस्टेंस क्या लेंगे, a + a, क्योंकि ये डिस्टेंस a है ना, तो यहाँ से ये डिस्टेंस a होगा ना। ये अगर ये क्यूब बॉक्स का रहता तो मैं यहाँ पे बैठा के दिखा देता, क्योंकि ये डिस्टेंस a है तो ये भी a हो, क्योंकि जो क्यूब होता है उसका एक साइड a दिया हुआ है, तो ये साइड इसके पैरेलल है, ये वाला जो साइड है वो x एक्सिस की, इस एक्सिस के पैरेलल है, तो जितना ये होगा इतना ही ये होगा, और ये +a, तो a + a क्या हो गया 2a। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक x का जो वैल्यू है वो आएगा 2a आएगा, तो यहाँ पे मैं रखूँगा 2a, यानी यहाँ पे आएगा 2a, तो 2a का हो जाएगा पावर हाफ × a², ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ। 800, हाँ मैं एक काम करता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, लिखता हूँ
इंटू √2, देखिए इसका पावर होगा हाफ तो √2 और इंटू ए का पावर हाफ, ए का पावर हाफ इंटू ए स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये होगा 800 इंटू √2 और ये हो जाएगा ए पावर हाफ इंटू ए स्क्वायर, ए टू द पावर 5/2। अब ये हो गया हमारा राइट साइड के सरफेस के कारण फ्लक्स, ये हो गया लेफ्ट साइड वाले सरफेस के कारण फ्लक्स। टोटल फ्लक्स अब क्या कर देंगे, 4 के कारण तो पहले 0 हो गया था, अब टोटल फ्लक्स कर देंगे 0, सॉरी टोटल फ्लक्स कर देंगे ऐड, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो अब नेट फ्लक्स निकालते हैं। तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए मुझे थोड़ा ज़रूरत है डिस्टेंस, ये स्पेस का, तो मुझे कुछ मिटाना होगा, यहाँ पे मिटाता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए तो जो नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स वो क्या होगा, फाई, तो ये होगा फाई एल प्लस फाई आर। तो फाई एल क्या है, ये है हमारा फाई एल हमारा निकल चुका है -800 इंटू ए टू द पावर 5/2 और प्लस ये वाला चीज़ 800 √2 और ये हो गया ए टू द पावर 5/2, ए टू द पावर 5/2। अब क्या करना है, देखिए कॉमन आ रहा है, यस 800 ए टू द पावर 5, 800 ए टू द पावर 5 कॉमन लीजिए, 800 इंटू ए टू द पावर 5/2, ठीक है। और अंदर क्या बची है, तो अंदर बची यहाँ पे तो -1 बचा, -1 और ये क्या बचा यहाँ पे प्लस √2, ये आया। अब देखिए, अब ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू 0.1 मीटर, वैल्यू रखिए 800 इंटू ए टू द पावर यानी 0.1 का पावर 5/2, ओके, और यहाँ से √2 -1। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखिए, सॉल्व कीजिए। 0.1 को लिख सकते हैं 1/2 और 1/2 का पावर 5/2 करेंगे, कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। देखिए कैलकुलेटर से इसको आप सॉल्व करके आंसर बिल्कुल ले आइएगा। √2 का वैल्यू होता है 1.414 में -1 की जगह तो आएगा 0.414 और इसको 0.414 से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आंसर आएगा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं वो बता रहा हूँ। 0.1 का मतलब होता है 1/2, यही होता है ना, सॉरी 1/10, क्या होता है 1/10 होता है, 1/10। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप हाथ से सॉल्व कीजिएगा। तो 1/2 और 5/2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/10 इंटू 2, यही लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि बेस में तो पावर जुड़ जाता है। अब इसका तो स्क्वायर आप कर ही सकते हैं, 1/1 ऊपर वाला का हो जाएगा 1/2 यानी 1 हो जाएगा और √10 इंटू और 1 का स्क्वायर करना है तो 1 इंटू 100, ठीक है। अब भैया √10 को तो आप निकाल सकते हो, कुछ क्या होगा, और √10 का वैल्यू 9 का होता है 3, तो 3 पॉइंट कुछ होएगा, निकाल लीजिएगा, भागा करके जो भी करना होगा आपको निकाल लीजिएगा। और यहाँ पे तो 1/10 आ गया, आप इसको मतलब सॉल्व करके निकाल लीजिएगा जैसे भी निकालना है। तो अब क्या है कि देखिए, अब ज़रूरी नहीं कि आपको हाथ से कैलकुलेशन या फिर आपने करना है, आपके पास मोबाइल है, कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर से ही कीजिए, क्यों फालतू सब में कैलकुलेशन में टाइम देना है। टाइम कहाँ पे देना है हमें, थिंकिंग में, कैसे करें, कॉन्सेप्ट कैसे लगाएं, दिमाग वहाँ लगाना, ना कि दिमाग हमें कैलकुलेशन में लगाना। ये तो बच्चा लोगों का खेल है कैलकुलेशन करना, तो आप कैलकुलेटर से कीजिए ना। कैलकुलेटर जब तो आपको आसान कर दे रहा है तो कैलकुलेटर से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एग्ज़ाम में आएगा तो आपको प्रैक्टिस रहेगा, आप कर लीजिएगा वहाँ भी, ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम घर में बैठ के कर रहे तो आप कैलकुलेटर से कीजिए, टाइम बचाइए ना।
दिमाग इससे मत लगाइए, लेकिन फिर भी आपको अगर मन करता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिए, जैसे करना कैलकुलेटर से करना, कैलकुलेटर किसे हाँ अपने से करना अपने से। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1.0505 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, क्योंकि ये फ्लक्स का यूनिट होता है, इसलिए यूनिट लिखना जरूरी है फ्लक्स का। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये जो आंसर आया अभी 1 का आया है, एक आंसर आया 5 इक्वल टू वो आया, ये आंसर आया फ्लक्स। अब यहाँ पे देखिए, ये एक क्लोज सरफेस था, ठीक है, क्लोज सरफेस था। पिछले वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक क्लोज सरफेस रखा हुआ है तो उससे पास होने वाला फ्लक्स जो है, यानी उससे जो पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो उससे फ्लक्स बनेगा वो हमेशा 0 आएगा अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ क्या फ्लक्स 0 आया? नहीं आया, कुछ वैल्यू आ रहा है। फ्लक्स 0 नहीं है, इसका मतलब कि अंदर कुछ तो है, अंदर कोई ना कोई चार्ज तो है बैठा हुआ है जो फ्लक्स बना रहा है, जो ये वैल्यू दे रहा है। समझ में आ रही है ना बात? अंदर कुछ तो है बैठा हुआ जो ये वैल्यू दे रहा है, वरना अगर अंदर कुछ नहीं रहता तो ये 0 आना चाहिए था। क्यों? अभी मैंने बताया था ना कुछ देर पहले कि अगर बाहर से अंदर कोई चार्ज नहीं है, बाहर से कुछ भी हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे कांस्टेंट हो या फिर यूनिफॉर्म है या बाहर पॉइंट चार्ज हो, उससे बनने वाला, उससे पास होने वाला फ्लक्स जो क्रॉस सरफेस है वो 0 होता है। करके दिखाया था प्रूफ। यहाँ तो 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब अंदर कुछ है। अब अंदर कुछ है, उसके कारण ये फ्लक्स आ रहा है, उसके कारण। समझ आ रही ना बात? इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी इसमें डाल दिया गया है कि अगर फ्लक्स आ रहा है अंदर वाले चार्ज के कारण है तो उसका वैल्यू भी बता दो, कि अंदर जो चार्ज रखा हुआ है उसका क्या वैल्यू है वो भी बता दो। इसीलिए पूछा है। अगर फ्लक्स 0 होता तो ये आपको पूछता ही नहीं, क्यों इनक्लोज क्यों पूछता। अगर पूछ भी देता तो भाई बता दो कि अंदर जो चार्ज है वो 0 है, बस सिंपल सी बात, 0 आंसर है। लेकिन 0 आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए आपको सेकंड क्वेश्चन में डाल दिया गया इसी पे कि क्यों इनक्लोज निकाल दो। आप समझ में आ रही है ना कि ये क्यों पूछ रहा है, क्यों इनक्लोज, पहले से सेकंड क्वेश्चन में है। तो अब वो निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से छोटा सा जगह बनाता हूँ, हो जाएगा तुरंत। अब बताइए क्यों इनक्लोज कैसे निकालेंगे, टोटल इनक्लोज चार्ज कैसे निकालेंगे। मैंने क्या बताया था कि इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है गॉस लॉ। गॉस लॉ के बिना जीवन संभव नहीं है। गॉस लॉ क्या बोला था कि जो फ्लक्स होता है वो होता है क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हमें यहाँ से निकालना है क्यू इनक्लोज्ड, ये निकालना है क्यू इनक्लोज्ड कि इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज है वो कितना है। तो क्यू इनक्लोज्ड बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये पता है अभी हमने निकाला है, बस मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा। 5 कितना है 1.05, यही आया है ना, हाँ 1.05 इंटू हमें इसका वैल्यू पता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। निकालो, कैलकुलेटर निकालो, यूज़ करो, जैसे करना है करो। इसका जो आंसर आएगा वो आप बता दो, मैं लिख देता हूँ। आंसर जो आएगा वो आएगा 9.27 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। अब इसका यूनिट लिखना है, भाई चार्ज निकाल रहे हैं तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो सिंपली यहाँ पे कूलम लिख दो। तो ये आ गया हमारा आंसर, दूसरा का आंसर, यानी ये हो गया बी का आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ
और ये क्वेश्चन आपको जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उस कॉन्सेप्ट को भी ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर फिर भी नहीं आया है तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछ लें कि इस जगह पे मुझे यहाँ पे दिक्कत हुआ है, मैं वहाँ पे आपको ज़रूर बताऊँगा। अगली वीडियो में उसको मैं पहले बताऊँगा, उसको क्लियर करूँगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है, तो चलिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल था। सेकेंड सवाल भी इसमें है, एक सवाल और है, एग्जाम्पल नंबर 1.12, वो भी बहुत अच्छा सवाल है जो सिलेंडर पे दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है, मैं इसको होमवर्क कर रहा हूँ, आप इसको करना, करके बताओ। अगर नहीं होता है तो मैं बताऊँगा, अगले क्लास में मैं बता दूँगा। तो इसको आप करके देखना, आप ट्राई करो, क्योंकि अगर मैं सारा मैं ही बता दूँगा तो आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं, और आप बचेगा नहीं आपके लिए तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। तो प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1.12 है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं होगा तब मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊँगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, कि गॉस थ्योरम का यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, कोई भी थ्योरम अगर दिया जाता है ना और उसका एप्लीकेशन जब हम देखते हैं ना तो हमें बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि किसी भी थ्योरम का एप्लीकेशन हमको वो काम इतना आसान कर देता है ना कि हम आनंद आ जाता है हमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप अभी पढ़ रहे हैं गॉस थ्योरम, आपको गॉस थ्योरम बता देगा कि हमारे लिए फ्लक्स निकालना और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कितना ईजी हो जाता है। आप नॉर्मल मेथड से फ्लक्स निकालना, देखिए पहला एप्लीकेशन तो है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन है फ्लक्स निकालना। आप क्या करना, इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है, मैं मिटाता हूँ। आप क्या करना, एक स्फीयर लेना, ठीक है, स्फीयर लेके क्या करना, या फिर स्फीयर नहीं, हाफ स्फीयर लेना, ये हाफ स्फीयर लेना ऐसे करके, ठीक है। ये एक कटोरा टाइप का है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। अब इससे पास होने वाला फ्लक्स निकालो, हालत ख़राब हो जाएगा, आप नहीं निकाल पाओगे। चलिए मान लीजिए यहाँ से इसको मैं थोड़ा और इसी कर देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ सेंटर पे। आधा चार्ज इस कटोरे का बाहर है, आधा चार्ज इस कटोरे के अंदर है, आप नहीं निकाल पाओगे अगर नॉर्मल मेथड से ऐसे करोगे तो। इस मेथड से आप निकाल भी लोगे, बहुत मशक्कत से, बहुत दिक्कत होगा। लेकिन गॉस थ्योरम इसको एक चुटकी में निकाल देता है, सिंपल सा निकाल देता है। चुटकी में बार बार बोल रहा है, मतलब एक झटके में निकाल देता है। पता नहीं क्या चुटकी में क्यों बार बार बोल रहा हूँ। इसका आंसर होता है फ्लक्स जो होता है 2ε0, सिंपल सा। फ्लक्स इक्वल टू Q/2ε0। अगर ये चार्ज Q है तो, अगर ये चार्ज Q रखा हुआ है तो Q/2ε0। इस कटोरे से पास होने वाला फ्लक्स Q/2ε0। मैंने तुरंत कर दिया। पढ़ोगे, बीएससी में जाके पढ़ोगे, अभी मैं नहीं बताऊंगा कैसे होता है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, एक छोटा सा बता देता हूँ। इधर भी एक कटोरा बना दिया जाता है, तो ये एक फुल कटोरा, आधा कटोरा, एक पूरा स्फीयर बना देगा, यानी एक पूरा गोल कटोरा बना देगा। अब उस गोल कटोरे के अंदर जो फ्लक्स है वो कितना है, फाई, जो होता है Q/ε0। तो एक पूरे कटोरे के कारण होता है Q/ε0, तो हाफ कटोरे के कारण उसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो, तो इसका हाफ किए तो 1/2ε0 आ गया, यानी Q/2ε0 आ गया। तो ऐसे निकलता है। तो गॉस थ्योरम पहली बात तो फ्लक्स निकालना बहुत आसान कर देता है, और दूसरा चीज़ जो करता है वो करता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। अभी मैं जो एप्लीकेशन बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि आपके 12th के केस में ये फ्लक्स निकालने का एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एप्लीकेशन है। तो वहाँ भी देखिएगा कि कितना आसान कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में गॉस लॉ। इसी तरह अब आगे जाके पढ़ोगे
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में एम्पियर सर्किट लॉ, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना बहुत आसान हो जाता है एम्पियर सर्किट लॉ के कारण। इसी तरह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे लास्ट में जाके, वहाँ पे एक आता है कार्नो मैप नाम का, कार्नो मैप। वहाँ पे एक्सप्रेशन जो आता है हमारा, डिजिटल एक्सप्रेशन जो आता है, उसको कार्नो मैप एक झटके में सॉल्व कर देता है तुरंत। एक मैप बनाना पड़ता है सिंपली और वो सॉल्व कर देता है। तो ये सब जो थ्योरम मिलता है ना, ये जो जितने भी थ्योरम पढ़ते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाता है, वो उन महान लोगों का ना बहुत मेहनत रहता है। एरर एंड ट्रायल, एरर एंड ट्रायल, एरर एंड बार बार उसको कर करके देखते हैं, तब जाके एक हमें फॉर्मूला मिलता है। वो बहुत कड़ी मेहनत रहता है उन लोगों का। दिल से प्रणाम करने का मन करता है उन सभी महान लोगों का जो ऐसे ऐसे थ्योरम देके गए, क्योंकि वो हमारे काम को आसान कर देता है। वरना अगर नहीं देके जाते हैं तो इस केस में आप फ्लक्स निकाल के देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखिए। आपको पता होगा अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कौन कौन सा पढ़ा था कि एक रिंग के कारण और एक फाइनाइट लाइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है। कितना लंबा एक्सप्रेशन जा रहा था। वही आप निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फीयर के केस में। ये एक स्फीयर है, ठीक है, इस पे चार्ज है Q, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है। इसके कारण ना आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, हालत ख़राब हो जाएगा, नहीं निकाल पाओगे। यहाँ से पॉइंट चार्ज मानोगे, इसका डिस्टेंस अलग हो जाएगा। यहाँ पॉइंट चार्ज मानोगे, इसका डिस्टेंस अलग हो जाएगा। यहाँ से मानोगे, इसका डिस्टेंस अलग हो जाएगा। हर पॉइंट पे इसका डिस्टेंस बदल जाएगा। अब निकालो कैसे इंटीग्रेशन करोगे। लेकिन इस चीज़ को ना गॉस थ्योरम 3 लाइन में समेट कर रख देता है पूरा। 3 लाइन में आंसर आ जाता है गॉस थ्योरम के कारण। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालना है तो गॉस थ्योरम मात्र 3 लाइन में निकाल कर दे देता है। 3 लाइन में। बेसिक में हम लोग 3 लाइन में निकाल लेते हैं, लेकिन मैं 4-5 लाइन में बताऊंगा आपको 12th में, क्योंकि हमें अच्छा से समझाना है मुझे। तो ये स्पेशलिटी होती है जो थ्योरम हमें मिलता है। तो आइए अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। अगले लेक्चर में जब मैं एप्लीकेशन बताऊंगा तो वहाँ पे मैं अच्छा से इसके बारे में चर्चा करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।